अस्सलाम वालेकुम। माला बाय निमरा अहमद, पार्ट 1 लाहौर, एपिसोड 17। अपने कमरे में सोई कशमाला मुबीन की आंख एक झटके से खुली। वो डर के एकदम उठ बैठी, जल्दी से टेबल लैंप जलाया। कमरे में जर्द रोशनी फैली तो कदरे सुकून आया। वो तेज तेज सांस लेती खुद को नॉर्मल करने लगी। उसने आज फिर एक ख्वाब देखा था। हालांकि वो आयतल कुर्सी पढ़ के सोई थी, लेकिन फिर भयानक ख्वाब आया था। वही सफेद बालों वाला अजीब सा आमिर जमीन पे बैठा था। उसके सामने तस्वीरें और पुतले रखे थे। वो एक पुतले के अंदर सुइयां चबो रहा था। हर सुई के अंदर जाते ही पुतले के अंदर से खून निकलने लगता। वो आमिर के कंधे के पीछे से झुक के उस पुतले को देख रही थी। यकायक पुतले में जियाद की शबीह आने लगी। उसके सामने अब जियाद लेटा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके जिस्म में जगह जगह से खून निकल रहा था। आमिर ने कलम उठाया और एक कागज सामने रखा। फिर कलम की निब जियाद सुल्तान के खून में डुबो डुबो के उस चकोर कागज पे कुछ लिखने लगा। ख्वाब में भी माला को मालूम था कि वो तावीज लिख रहा है, मगर वो बदहवासी से जियाद को देख रही थी। उसका बंद आंखों वाला चेहरा सफेद पड़ा था और होंठ नीले। आगे क्या हुआ उसे नहीं याद, लेकिन वो आमिर, उसका चेहरा इतना शनासा क्यों लगता था, जैसे उसकी शक्ल किसी से मिलती हो। उसने बेख्तियार जर्जरी ली, फिर साइड टेबल पे रखा गिलास उठाया और घट्टा घुट पानी पी गई। और तब उसे ख्याल आया कि उसने पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। जल्दी से बिस्मिल्लाह वाला आखिरा पढ़ा, लेकिन दिल में कहीं एक सुई सी चुभी थी, जो किसी भी अमल की जादुई सुई से ज्यादा तकलीफ दे थी। उससे बैठे बैठे कुछ याद आया था। उसने धीरे से सर बेड क्राउन से लगाया और हाथ उठा के अपनी उंगलियों के पोरों को देखा। एक जमाना था जब वो उनपे तस्बीह पढ़ा करती थी, माँ ही, और वो माँ के साथ उनकी जायनमाज पे बैठ के सिरों पे दुपट्टे लपेट के तस्बीह पढ़ती थी। वो जमाना कहाँ खो गया। रिस्क की दौड़ धूप ने वो सब क्यों भुला दिया। ये तो माँ की बीमारी के दौरान माँ को खोने के खौफ से शुरू की जाने वाली तस्बीह और अज़कार थे। ये तो इस्तराब की नमाजें और दुआएं थी। वो अमन के दिनों की नमाजें कहाँ गई? वो खुशियों पे शुक्राने की तस्बीहात कहाँ गई? उसने उंगली के पोरों पे पढ़ना चाहा, लेकिन आदतें छूट जाएं तो जिस्म गैर आरामदेह हो जाते हैं। दिमाग वो काम करने नहीं देता। उसका दिल उचार सा हो गया। वो सोने की दुआ पढ़ के वापस लेट गई। शायद जोगर्स और उस प्लास्टिक के खाली पैकेट ने उसे बहुत कुछ याद दिला दिया था। अगली सुबह बीरबल फरीद ने अपनी बेकरी में एक स्पेशल ऑर्डर तैयार करवाया। बहुत सा चॉकलेट और पिस्ता बकलावा। फिर उनके डब्बे पैक करवा के वो कैफ के दफ्तर चलाया। माही की गैर मौजूदगी में वो ऐसे ही कैफ के स्टाफ के साथ पार्टी किया करता था। सब खुश और रिलैक्स्ड नजर आ रहे थे। मर्दों ने टाई नहीं पहनी थी और औरतें ऊंची आवाज में हंस रही थीं। वो मुस्कुरा के शबनम के डेस्क की तरफ आया और कुर्सी खींच के बैठा। वो अलबत्ता उदास नजर आती थी। अब ये मत कहना कि तुम मेरे रोबोट भाई को मिस कर रही हो। अल्लाह मेरे ऊपर ऐसा बुरा वक्त ना लाए। शबनम ने कानों को बारी बारी छुआ। मैं तो कामों के लिए परेशान हूँ। माहिर के एकदम से चले जाने से इतना काम पड़ा हुआ है। उसको अपने गम थे। मैं नाराज था उससे, लेकिन उसने इतना नहीं हुआ कि मुझे मना के जाता, और नहीं तो एक क्रेडिट कार्ड ही छोड़ जाता। लेकिन नहीं, आजकल के भाइयों का खून सफेद हो गया है। बीरबल ने खफकी से सर झटका, फिर कलाई पे बंदी घड़ी देखी। कदरे बेचैनी हुई। नाराजी अपनी जगह, लेकिन उसे भाई की फिक्र थी। अब तक पहुंच गया होगा वो? सरसरी सा पूछा। शबनम ने ऐनक के पीछे से घूर के उसे देखा। सुबह पहुंच गया था, जारा को बता दिया था उसने। उसी को बताता है सबसे पहले। बीरबल का दिल मजीद खफा हुआ। क्या था जो मुझे भी मैसेज कर देता। वैसे कितने घंटे की फ्लाइट होती है वैनकूवर की? वैनकूवर? शबनम ने ना समझी से उसे देखा। हाँ, तुमने ही माहिर की वैनकूवर के लिए सीट बुक करवाई होगी ना? नहीं, वो तो लाहौर गया है। शबनम ने जिस बेनियाजी से बताया, बीरबल उतनी ही तेजी से सीधा हुआ। लब खुल गए। चंद लम्हे वो कुछ बोल नहीं सका। लाहौर? पूरे जहां की बेटी से मिलने? वो जेरे लब उड़बड़ाया। माही ने ये नहीं कहा था। कौन सी बेटी? वाई वाई वाई।
وہ بے یقینی سے بڑبڑایا اور پھر ایک دم وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنسنے لگا۔ شبنم نے کوفت سے اسے دیکھا۔ دور بنے کیبنز میں کام کرتے لوگ بھی اسے دیکھنے لگے جو ہنستا چلا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے ماہر بے کی بڑی بےعزتی ہونے والی ہے آج۔ کاش میں ان کی ملاقات لائیو دیکھ سکتا۔ کس کی ملاقات؟ شبنم الجھ کے اسے دیکھنے لگی تو وہ ہنسی دبا کے آگے جھکا اور رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی۔ ماہر اسی لڑکی سے ملنے کیا ہے؟ وہ باغبان کی لڑکی؟ شبنم کی آنکھیں کھل گئی۔ بیربل ایک دفعہ پھر ہنس دیا۔ ہاں وہی۔ واہ، کیا وہ اسے ساتھ لے آئے گا؟ شبنم کی آنکھیں چمکی، چہرے پہ ایکسائٹمنٹ پھیل گئی۔ معلوم نہیں، لیکن سوچو شبنم، کتنا مزہ آئے اگر ماہر وہاں جا کے اس سے کہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور وہ آگے سے کہے دروازہ اس طرف ہے۔ شبنم بے اختیار ہنس دی، پھر زور سے ایک فائل اٹھا کے اس کے کندھے پہ ماری۔ تم بہت خراب ہو بیربل۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنستے جا رہے تھے۔ ضیاء سلطان کے لاہور کے آبائی گھر میں اس صبح رونق لگی تھی۔ ڈرائیور مٹھائی اور فروٹ کی ٹوکریاں گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ نگینہ بیگم روایتی خاندانوں کی طرح خالی ہاتھ جانا گناہ سمجھتی تھی۔ انہوں نے بہت سے دوسرے تحائف بھی بیڈ پہ سامنے بچھا رکھے تھے۔ ضیاء سنگار میز کے سامنے کھڑا تیار ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ کرتا پہنے وہ بین گلے کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اسے آئینے میں پیچھے بیڈ پہ بیٹھی نگینہ بیگم کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس، سر پہ کلف لگا دوپٹہ لیے ہلکے میک اپ میں تیار لگ رہی تھی۔ تمہارے ابو کو بتا دوں ہمارے ساتھ نہیں آئے تو یہ نہ کہیں کہ مجھے خبر نہیں دی۔ وہ فون پہ نمبر ملاتے ہوئے کافی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی۔ نگینہ بیگم نے فون سپیکر پہ لگا کے بیڈ پہ رکھا اور خود زیور کے ایک ڈبے کو کھولنے لگی۔ وہ پرفیوم کی بوتل اٹھاتے ہوئے ان کا عکس دیکھ رہا تھا۔ سماعت فون کی گھنٹی پہ لگی تھی۔ سلسلہ ملتے ہی سلطان صاحب کی بیزار آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ ہم زیاد کے رشتے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جواب کے لیے آج بلایا ہے۔ نگینہ بیگم خوشی اور جوش سے بتانے لگی۔ فون پہ ہی بتا دیتے، تم ماں بیٹا ایسے ہی ٹکٹ بھر کے وہاں گئے۔ پہلے تمہارے بیٹے کی عام سی نوکری ہے، اوپر سے اتنے خرچے ہیں۔ زیاد نے آہستہ سے پرفیوم کی بوتل کھولی۔ نگینہ بیگم نے گہری سانس لی اور سبھاؤ سے بولی، ایسی باتیں فون پہ کہاں طے ہوتی ہیں، خود جانا پڑتا ہے، لڑکی والوں کی چوکھٹ پہ جوتیاں گھسانی پڑتی ہیں۔ آپ دعا کیجئے گا کہ اچھا جواب موصول ہو۔ بی بی، اچھا جواب تو مشکل ہے، ان کی بیٹی دیکھ رکھی ہے میں نے، گوری اور خوبصورت ہے۔ تمہارا بیٹا تمہارے جیسی رنگت لیے پیدا ہوا تھا، اوپر سے عام سی نوکری، وہ کہاں دیں گے اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو؟ زیاد نے ضبط سے آنکھیں بند کی، پھر گہری سانس لے کر ان کی باتوں کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی۔ میرا بیٹا اب اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے سلطان صاحب۔ نگینہ بیگم نے جھکی آنکھوں مگر مضبوط لہجے میں کہا، اللہ اس کے نصیب بھی خوبصورت کرے گا، آپ دعا کیجیے گا۔ سلطان صاحب نے بڑبڑا کے کال کاٹ دی تو نگینہ بیگم کتنی ہی دیر دل مسوس کے بیٹھی رہی۔ زیاد نے پرفیوم خود پہ چھڑکا تو باسی ماحول میں خوشبو سی پھیل گئی، پھر ان کے پاس آ بیٹھا۔ نگینہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ امی کیوں دل چھوٹا کرتی ہیں؟ وہ ایسے ہی کہتے ہیں، ان کا اندر سے یہ مطلب نہیں ہوتا۔ ایک آنسو نگینہ بیگم کی آنکھ سے ٹپکا اور جریوں زدہ سامنے چہرے سے نیچے لڑک گیا۔ کاش ماں باپ اپنی اولاد کی رنگت کا انتخاب کر سکتے بیٹے۔ امی یہ پرانے زمانے کی باتیں ہوگی، اب مجھے ان سے فرق نہیں پڑتا۔ آج کل کوئی کسی کو رنگت کا تانا بھی نہیں دے سکتا، آپ ان باتوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ پھر اس نے نرمی سے ماں کے ہاتھ تھامے۔ میرے لیے آپ اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے، مجھے کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہے، اور ابو بوڑھے ہیں، ذرا چڑچڑے ہیں، کہہ کے بھول جاتے ہوں گے، آپ بھی بس بھول جائیں۔ وہ زخمی سا مسکرا دی، پھر آنکھیں صاف کی اور زیور کا ڈبہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ میری والدہ کا سیٹ تھا، اس میں فیروزے جڑے ہیں، میری رنگت پہ تو یہ کبھی اچھا نہیں لگا، کشمالہ پہ اچھا لگے گا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آج بات پکی کر دیں اور میں یہی انگوٹھی کشمالہ کو پہنا دوں، کیا کہتے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ نگینہ نے مسکرا کے اپنے دراز قد بیٹے کو دیکھا۔ وہ بہت عرصے بعد اتنا خوش اور مطمئن نظر آتا تھا۔
مگر کشمالہ کے گھر جاتے ہی زیاد کو احساس ہونے لگا کہ کچھ غلط تھا۔ نورِ جہاں کا رویہ تو ٹھیک تھا، انہوں نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا تھا، لیکن کشمالہ کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ اس نے عام سا لباس پہن رکھا تھا اور بال بندھے ہوئے تھے، پیروں میں فلیٹ جوتے تھے، میک اپ بھی نہیں تھا۔ نورِ جہاں اور نگینہ بیگم تخت پہ ساتھ ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ موجود معید بھی کچھ خاموش سا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا جسے زیاد سلطان محسوس کر سکتا تھا۔ لنچ سے پہلے کشمالہ نے بخت پی کو آواز دی اور کہا کہ ماں کو وضو کروا کے نماز کے لیے لے جائے۔ ماں اس بات پہ اتنی خوش نظر نہیں آتی تھی، ابھی تو اذان ہوئی تھی، ظہر کا کافی وقت تھا، وہ ڈھنگ سے مہمانوں سے بات تو کر لیں۔ لیکن کشمالہ نے بخت بی کو آنکھیں دکھائیں تو وہ ویل چیئر پہ ماں کو اندر لے گئی۔ ان کے جاتے ہی زیاد قدرے سیدھا ہو کے بیٹھا، سینے میں تنگی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ بس کشمالہ کو دیکھ رہا تھا۔ آنٹی، کشمالہ نے ایک فیصلہ کیا ہے، معید کھنکارا اور بات کا آغاز کیا۔ معید اور زیاد سامنے دو صوفوں پہ بیٹھے تھے اور کشمالہ نگینہ بیگم کے ساتھ ماں کی جگہ پہ تخت پہ بیٹھی تھی۔ معید بولنے لگا تو اس نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ میں اپنا فیصلہ خود سنا سکتی ہوں معید۔ وہ رخ موڑ کے نگینہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ وہ اب کی کچھ پریشانی سے اسے دیکھ ہی رہی تھی، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہوں۔ نگینہ آنٹی، میں معذرت کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو یہاں بلایا، اور یہاں بلا کے میرا مقصد آپ کو ہارٹ کرنا نہیں تھا، لیکن رات میں کچھ ایسا ہوا کہ… وہ زیاد کو دیکھے بغیر کہہ رہی تھی۔ دل میں کچھ تھا جو اسے جکڑ رہا تھا۔ یوں ہی ابو کی باتیں یاد آنے لگی کہ مجھے احساس ہوا میں ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن بیٹا پلیز میری بات سنیں۔ اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ جلدی شادی کے لیے اصرار بھی نہیں کر رہے، لیکن میں ابھی منگنی بھی نہیں کر سکتی۔ میں اپنی ماں کی طرف سے توجہ نہیں ہٹا سکتی۔ ان سب جمیلوں میں پڑھ کے میں ان کو نقصان پہنچا رہی ہوں۔ حالانکہ ہم ماں کا خیال رکھ سکتے ہیں، معید نے اضافہ کیا، لیکن مالا بضد ہے کہ وہی ماں کا خیال رکھے گی۔ جیسے وہ بے بس تھا۔ وہ صبح اسے ایک لمبی بحث کر چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں مانے گی۔ جب وہ 5 سال پہلے لاہور چھوڑ کے اسلام آباد گئی تھی، تب بھی اس نے معید کی نہیں مانی تھی، اب بھی نہیں مانے گی۔ اس کے پاس مالا کے فیصلے کا احترام کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اس وقت ذہنی طور پہ اتنی ڈسٹرب ہوں کہ میں ایک نیا رشتہ نہیں بنا سکتی۔ اس نے پہلی دفعہ چہرہ موڑ کے زیاد کو دیکھا۔ زیاد کے چہرے پہ ایک زخمی سا تاثر تھا۔ مالا کے دل کو کچھ ہوا، اسے اپنا خواب یاد آیا۔ آئی ایم سو سوری، آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن میں اس وقت شادی کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ لیکن بیٹے… نگینہ بیگم کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ انہوں نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم بہت امید سے آئے تھے امی۔ زیاد ہلکا سا کھنکارا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اسے ناراض ہو جائے گا؟ کیا وہ اسے نفرت کرنے لگے گا؟ کیا وہ اسے اپنی بےزتی سمجھ کے وہاں سے اٹھ جائے گا؟ دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کشمالہ غلط نہیں کہہ رہی، وہ اپنے ازلی نرم انداز میں کہنے لگا، جیسے تکلیف سے کہہ رہا ہو لیکن خود کو سنبھالے ہوئے ہو۔ اگر ایک انسان ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو، وہ بھی ماں کی بیماری کی وجہ سے، تو ہمیں اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جسے وہ اٹھا نہ سکے۔ مالا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں سمجھ سکتا ہوں آپ جس کیفیت کا شکار ہیں۔ جب سے امی بیمار رہنے لگی ہیں، میں زیادہ بہتر طور پہ سمجھنے لگا ہوں۔ آپ اپنے آپ پہ بوجھ نہ ڈالیں، میں بھی یہی اور آپ بھی یہی ہیں۔ پہلے آنٹی کو ٹھیک ہونے دیں اور ہماری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اب ہم اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ لوگ میرا انتظار کریں یا… کشمالہ، زیاد نے نرمی سے ٹوکا۔ میں نے کہا نا، آپ ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں، کوئی کسی کے انتظار میں نہیں رہے گا۔ میں یہ کہہ کے کہ ہم آپ کا انتظار کریں گے، آپ کو بوجھل نہیں کر سکتے۔ آپ آزاد ہیں، میں آزاد ہوں۔ مستقبل میں کیا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ابھی ہم آپ کے فیصلے کا احترام کریں گے۔ اس کی آواز میں کرب تھا اور انداز میں وقار۔ وہ ممنونیت سے اسے دیکھے گئی۔ نگینہ آنٹی نے بھی بوجھے دل سے سر ہلا دیا۔ معید نے بھی ایک شاکی نظر مالا پہ ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو کہ اتنے اچھے انسان کو تم نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا مالا، ہمیشہ غلط فیصلے کرتی ہو، ہمیشہ۔
وہ सर झुका के आंखें साफ करने लगी। वो उन्हें नहीं बता सकी कि वो सिर्फ माँ की वजह से इनकार नहीं कर रही थी, उसे उसके ख्वाब ने भी डरा दिया था। वो कर्स्ट यानी जादू ज़दा थी, उस पर उसकी माँ पे जादू था और उसके लिए बेहतर था कि ज़ियाद सुल्तान उनके कर्स्ट खानदान से दूर रहे, वरना उसे डर था कि ज़ियाद के साथ कुछ बुरा होगा, कुछ ऐसा बुरा जो। ख्वाब याद आते ही उसने फिर से जर्जरी ली। हर बात बताई जाने वाली नहीं होती। उनके जाने के बाद वो घर पे नहीं रुकी, बस अपना पेंटिंग का सामान लिए रेस्टोरेंट चली आई। आज सुबह नहीं आ सकी थी, सोचा सारी शाम वहां लगा दे, शायद जहन बढ़ जाए, लेकिन काम में दिल ही नहीं लग रहा था। बार बार ज़ियाद सुल्तान की उदास आंखें सामने आ जाती थी। अलबत्ता उसके दिल में ज़ियाद की इज्जत बढ़ गई थी। ज़ियाद ने उस सब को अना का मसला नहीं बनाया था, उसने शरीफाना तरीके से बात को ख़त्म कर दिया था। अगर वो कहता कि उसका इंतज़ार करेगा तो उसके दिल का बोझ बढ़ जाता, लेकिन उसने माला को बोझल होने नहीं दिया। उसने बात साफ की, जैसे वो हमेशा करता था, और कैफ कहता था वो उसका दिल दुखाएगा। उफ कैफ। उसने कराह के जोर से ब्रश रखा। वो जमीन पे ग्लास वाल के सामने बैठी उस पे आंसू पेंट कर रही थी। ये कैफ कहाँ से आ जाता था बार बार। किसी न किसी ख्याल की कड़ी उससे जा मिलती थी। हर चंद दिन बाद उसे लगता था कि उसे भूल गई है, फिर कोई छोटी सी बात उसकी याद दिला देती। आज कितने दिन हो गए थे कैफ को उसकी जिंदगी से निकले, शायद 10, शायद 12। उसने अब हिसाब रखना भी छोड़ दिया था। अमीर बाप का अमीर बेटा, वो अपने मुल्क वापस चला गया था और वो उसके फरेब का तावान आज भी अदा कर रही थी। माला, वो जो जमीन पे बैठी सर झुकाए ब्रश पे पेंट उठा रही थी, एकदम साकत हो गई। आवाज अकब से आई थी। वो उस आवाज को पहचानती थी। वो उसे लाखों के मजमा में पहचान सकती थी। फिर उसने सर झटका। नहीं, ये वो नहीं हो सकता था। उसे वहम हुआ था। यकीनन वो हिली नहीं, सांस भी नहीं लिया, बस ब्रश को पेंट में मिक्स किए गई। ब्रश के बाल सुरमई रंग से लुथड़ चुके थे, लेकिन वो गायब दिमागी से उसे पैलेट पे रगड़े जा रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कशमाला, वो आवाज फिर से आई थी। ब्रश उसके हाथ से नीचे जा गिरा। उसने गर्दन उठाई। सामने ग्लास वाल थी जो आधी पेंट हो चुकी थी। उसके शीशे में एक अक्स दिखाई दे रहा था। अकब में खड़ा एक हेला दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। क्या हम बात कर सकते हैं? उसकी आवाज धीमी थी, सरगोशी में की जाने वाली दरख्वास्त। वो किसी ख्वाब किसी कैफियत में खड़ी हुई, गोद में रखी चीजें नीचे जा गिरी। पेंट की ट्यूब, डस्टर, टिश्यू, चाक। अब वो पूरे कद से खड़ी थी, लेकिन उसके नवार की तरफ पुश थी। क्या पीछे मुड़ के देखना चाहिए? क्या वो नमक का मुजस्मा बनने का खतरा मोल ले सकती थी? मैं जानता हूँ तुम मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, लेकिन एक दफा मेरी बात सुन लो। वो आपसे कब तुम पे आया था? फराक में या उससे पहले की कुर्बत में? कौन सा फासला कब तय हुआ था? वो धीरे से उसकी तरफ पलटी। वो वहम नहीं था, वो हकीकत था। वो उसके सामने खड़ा था, स्याह पैंट पे सफेद शर्ट पहने, जिसके आस्तीन मोड़ रखे थे, पैरों में स्याह बूट और कलाई में कीमती घड़ी थी। उसका लिबास उस कैप से कहीं ज्यादा कीमती और ब्रांडेड लगता था, जिसको वो जानती थी। बाल चल लगा के पीछे कर रखे थे, चेहरे की शेव वैसे ही बड़ी थी और उसकी बुरी आंखें वो कशमाला पे जमी थी। कैसी हो? ये उसका कैफ नहीं था, ये माहिर फरीद था। लम्हे भर में उसकी याददाश्त ताजा हुई, जैसे किसी ने मुंह पे तमांचा मारा हो। ये उसका फरेबकार था। वो चंद सानिये टुकर टुकर उसका चेहरा देखेगी, फिर सारा खून सिमट के चेहरे में आ गया। पहलों में गिरी मुट्ठी भींच गई। क्या वो कैफ को थप्पड़ मार सकती थी? लेकिन इतराफ में गुजरते वेटर्स, मेजों पे बैठे मेहमान, अभी कोई उनकी तरफ मतवज्जा ना था। वो उनको मतवज्जा कर भी नहीं सकती थी। वो एकदम पलटी और झुक के जमीन से अपनी चीजें उठाने लगी। कैनवस बैग में ब्रशेस डाले, मोबाइल बैग पैक में फेंका। वो बेचैनी से उसकी हरकत देख रहा था। अपनी चीजें उठा के वो माहिर को देखे बगैर एक तरफ से निकल गई तो वो बेख्तियार उसके पीछे गया। माला प्लीज। कशमाला के कदम ठहरे। मैं तुम्हें नहीं जानती। मुड़े बगैर दबा दबा सा बोली। आइंदा मेरी वर्क प्लेस पे मत आना। फिर कहाँ आऊं? कहा ना मैं तुम्हें नहीं जानती, तमाशा मत बनाओ।
ہرا کے کہا اور پھر وہ رکی نہیں، تیز قدموں سے ریسٹورینٹ کی ایگزٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں ہر چیز کی وضاحت کر سکتا ہوں۔ وہ راہداری میں آگے چلی جا رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے چلتا اتنا آہستہ ہو رہا تھا کہ صرف وہی سن سکے، لیکن اس نے نہیں سنا بھی تو رکی نہیں۔ باہر ریسٹورینٹ کا پارکنگ ایریا گاڑیوں سے بھرا تھا۔ اسٹریٹ پولز اور دوسری زرد بتیاں رات کے اندھیرے کو خوبصورت بنا رہی تھیں۔ مالا نے ویلے کو اپنی کار لانے کو کہا اور اس کے ڈیسک کے ساتھ کھڑی انتظار کرنے لگی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ اس کا پرفیوم پہچانتی تھی۔ یہ وہی تھا، کیف۔ مالا، اس نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ یہ وہ نہیں تھا، یہ اس کا کیف نہیں تھا۔ میں تمہارا تعاقب کار نہیں ہوں، بس یہی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے کندھے کے قریب کھڑا وہ سامنے دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ دور سے وہ دونوں پارکنگ ایریا میں ساتھ کھڑے دو راہگیر نظر آتے تھے جو ایک دوسرے سے لا تعلق اپنی اپنی کارز کے منتظر تھے۔ پھر میرا تعاقب مت کرو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ راہگیر لڑکی کا چہرہ غصے بے بسی کی حدت سے سرخ پڑنے لگا۔ صرف ایک دفعہ مجھے بتانے دو کہ میں نے ایسے کیوں کیا، میں مجبور تھا کشمالا۔ مرد راہگیر سامنے دیکھتے ہوئے بولا تو آواز میں منت تھی۔ اس کی کار سامنے آ چکی تھی۔ ویلے نے باہر نکل کے چابی اسے تھمائی۔ وہ اندر بیٹھی اور بیگ پیک فرنٹ سیٹ پہ ڈالا، پھر کھڑکی کا شیشہ نیچے گرایا اور باہر کھڑے اس راہگیر کو دیکھا جو زخمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوبارہ میرے سامنے کبھی مت آنا کیف۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی، پھر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ ماہر نے دیکھا اس کے دوپٹے کا کنارہ دروازے کے بیچ پھنسا باہر سے دکھائی دے رہا تھا۔ موبائل کی تھرتھراہٹ نے اس کی توجہ کشمالا کی کار سے ہٹا دی۔ اس نے بیزاری سے موبائل اسکرین دیکھی، وہاں بیربل کا میسج جگمگا رہا تھا۔ صرف اتنا بتا دو، تھپڑ تو نہیں پڑا؟ میری اور شبنم کی شرط لگی ہوئی ہے۔ اس نے زیر لب بیربل کو بہت سے القابات سے نوازتے ہوئے موبائل واپس جیب میں ڈالا۔ تمہیں میری بات سننی پڑے گی کشمالا مبین۔ وہ دور جاتی کار کو دیکھ کے بڑبڑایا، میں بھی یہی ہوں اور تم بھی یہی، دیکھتے ہیں پہلے کون ہار مانتا ہے۔ وہ گھر آئی تو شدید ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ ماں اور موہت سے بات کیے بغیر ہی وہ کمرے میں چلی گئی۔ چند دن سے جو خود کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا تو یوں لگتا تھا کہ اسے کیف سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ غلط تھی، فرق پڑتا تھا۔ کیوں؟ بس یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی اتنا بوجھل دن گزرا تھا، زیاد کے اس کے منہ پہ انکار کرنا، گزشتہ رات ماں کا گر جانا، پھر آج سارا دن اس نے زیاد سے بات نہیں کی تھی، حالانکہ زیاد نے ان کے گھر سے نکلتے ہی اسے میسج کیا تھا کہ وہ جانے سے پہلے اس سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ کچھ ایسا نہیں کہے گا جس سے کشمالا خود کو بوجھل محسوس کرے، لیکن اس نے زیاد کو جواب نہیں دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایسا کچھ کہے جس سے وہ کمزور پڑ جائے۔ اتنی ذہنی الجھنوں کے ساتھ وہ کام پہ گئی تھی کہ شاید پینٹنگ اس کا دھیان ہٹا دے، اور پھر ایسا دھیان بٹا تھا کہ دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑی جھک کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار رہی تھی، شاید اپنے چہرے پہ رقم اس کی زخمی نگاہوں کا نشان دھو سکے۔ وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے نفرت ہو گئی تھی اس آدمی سے، اور اسے خوف بھی آیا تھا جو کیف جمال جیسے مرد کو ڈرا دھمکا کے یہ کام کروا سکتا ہے، وہ کسی لڑکی کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا۔ اور اوپر سے اس کی تصویر اور زخمی لڑکیوں کی تصویروں والا البم، اسے سب یاد تھا۔ اس نے گیلا چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ خوف نفرت سے کم تھا لیکن موجود تھا۔ اف خدایا، اس نے کیسے اس آدمی کو 1.5 ماہ اپنے گھر میں رہنے دیا؟ تولیے سے چہرہ صاف کرتی وہ باہر نکلی تو دیکھا سامنے وہ چھوٹا سا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بخت بی سے کہا تھا کہ اوپر جو برشز وہ چھوڑ آئی ہے وہ یہاں لا کے رکھ دے، اور چونکہ وہ اس ڈبے کو کل باہر نکال کے بھول گئی تھی اس لیے بخت بھی اسے بھی اٹھا لائی تھی۔ شاید انہیں یہ نہیں لانا چاہیے تھا۔ مالا دھیرے سے کرسی پہ بیٹھی اور وہ ڈبہ اٹھا کے گود میں رکھا۔ اندر گلابی تسموں والے جوگر سے ایک خالی پیکٹ تھا جس میں ایک بیج بچا ہوا تھا اور چند برشز تھے۔ لمحے بار کے لیے کیف ذہن سے نکل گیا، سب کچھ نکل گیا۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ کبھی یہ جوتے اس کے پیروں میں ہوتے تھے، تب زندگی مختلف تھی۔ مالا کو اس کے کمرے میں، ماہر کو ریسٹورانٹ کے پارکنگ ایریا میں، ماہی کو کینیڈا میں اپنے سفید گھر میں، ماں کو لاؤنج میں ویل چیئر پہ چھوڑ کے ہم اپنی کہانی کو یہیں روک رہے ہیں۔
हाँ, उसी लम्हे में कैद करके हम तुम्हें 5 साल पीछे ले चलते हैं, जब उन सब की जिंदगी आज से बहुत मुख्तलिफ थी। 5 बरस कबल, मेयरफेयर, लंदन। ये एक ऑफिस का मंजर है। दीवारें सुरमई हैं और उन पे सुनहरे विक्टोरियन फ्रेम्स में कैलीग्राफीज आवेजा हैं, जिनमें अरबी आयात और फारसी शार नुमायां है। महागई मेज खिड़की के मुकाबले रखी है, ब्लाइंड्स हटे हैं और उनसे आती दोपहर की रोशनी सारे ऑफिस को जगमगा रही है। कंट्रोल चेयर पे बैठा शख्स माहिर फरीद है, लेकिन वो आपके माहिर से मुख्तलिफ है। उसका चेहरा कदरे कम उम्र और क्लीन शेव है। वो सफेद शर्ट और स्याह पैंट में मलबूस है। टाई का रंग सुरमई है। वेस्ट कफ लिंक्स बने हुए बाल सब जाहिर करते हैं कि वो काम के लिए तैयार होकर दफ्तर आया है, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा नहीं लगता। उसकी आंखें गुलाबी हैं, हल्की सी गीली, और हाथ में एक अधबुझा सिगार है जिसे वो ऐश ट्रे में मसल रहा है। कमरे में सिगार की मीठी सी खुशबू फैली है। वो सीट की पुश्त से सर टिकाए सामने रखे एक फ्रेम को देख रहा है। फ्रेम में 2 अफराद मौजूद हैं, एक कुर्सी पे बैठा वजीह बूढ़ा आदमी जो सूट में मलबूस है, और एक उसके कंधे के पीछे खड़ा माहिर। माहिर ने एक हाथ उसके शाने पे रखा हुआ है। वो दोनों मुस्कुरा रहे हैं। वो गीली आंखों से उस तस्वीर को देखता है। उसके बाप की तस्वीर थी। आज उसके बाप को इस दुनिया से गए 5वां दिन था। उसने आंखें बंद की। जहन की तिजोरी में उसे बहुत से खाने खुले पड़े थे, जैसे सारी यादाश्तें आपस में गड़मड़ हो रही हैं। यादाश्तें टुकड़ों की तरह सामने आ रही थी। उसने एक याद को थामना चाहा। एक कम उम्र लड़का अपने बाप के साथ गारमेंट स्टोर पे बैठा था। वो दोनों हथेलियों पे चेहरा गिराए परेशानी से बाप को देख रहा था, जो कैश काउंटर पे बराजमान ऐनक नाक पे जमाए मुस्कुरा के ग्राहक से बात कर रहा था। फिर उसने गांव को सामान का थैला पकड़ाया तो बच्चा चौंका, कदरे बेचैनी से सीधा हुआ, जैसे उसे रोकना चाहता हो। उसने बाप को इशारा किया, लेकिन बाप मतुज्जा नहीं था। उसने मुस्कुरा के गाहक को एक बीजों का नन्हा सा पैकेट थमाया। इनको मेरी तरफ से मिट्टी में बो देना। वो अब गाहक को हदायत दे रहा था। बच्चा हफ्की से उसे देखे गया। अब्बा, उसने कम पैसे दिए हैं। उनके जाते ही वो बेचैनी से बोला, अगर कोई 1 पैनी भी ज्यादा दे दे तो आप फौरन बता देते हैं, कम पे क्यों नहीं बताया? उसके बाप ने मुस्कुरा के उसे ऐनक के ऊपर से देखा। उसके पास जितने थे उसने दे दिए, जो नहीं दिए वो उसके ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट है, इससे क्या होगा? वो उलझा। अब वो मेरा दोस्त बन गया है और जिंदगी में इंसानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उनको दोस्त बना लेना चाहिए। दोस्त काम आते हैं, पैसा नहीं। गारमेंट्स की दुकान माजी के झरोकों में मध्यम हो गई। उसकी जगह मार्केट स्टॉल्स ने ले ली। ये भी पुरानी लंदन की एक मार्केट थी। वो 9 उम्र लड़का हाथ में किताब लिए बाप के बराबर चलता आ रहा था। उसके चेहरे पे झंझलाहट थी। अब्बा, मेरा एग्जाम है, मैंने पढ़ना है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम यहाँ इंसानों को पढ़ना सीखोगे। तुम्हें अपने बाप की तरह इंसानों को दोस्त बनाना आना चाहिए माहिर। अब्बा, उसने उकता के सर झटका। मुझे गारमेंट्स का काम नहीं करना। तुम्हें जो भी करना है उस काम में इंसान तुम्हारी मदद करेंगे। अगर वो तुम पे भरोसा करते हो, तुम्हें इंसानों की समझ होगी, तो उनका भरोसा जीतोगे ना। और उससे क्या होगा? वो दोनों मार्केट के स्टॉल्स के दरमियान चलते जा रहे थे। वो तुम्हारी बात मानेंगे, जो तुम कहोगे वो वही करेंगे। जैसे कासिम फरीद की बात का सब एतबार करते हैं, वैसे ही एक दिन ऐसा आना चाहिए जब इस शहर के लोग कहें कि वो माहिर फरीद की हर बात का एतबार करते हैं। पुरानी लंदन की मार्केट मध्यम होके कहीं गुम हुई। एक दूसरी याद उभर के आई तो उसने उसका सिरा खींचा। एक मंजर सा बनता चला गया। वो एक गारमेंट फैक्ट्री के अंदर का मंजर था। बड़ा सा हाल कमरा, इर्द गिर्द रखे वर्क स्टेशंस, उनके दरमियान वो टीन एज नौजवान अपने बाप के साथ खड़ा था। उसके एक हाथ में किताब दबी थी। वह बूढ़े हो चुके थे, बाल हल्के हल्के सफेद थे। वो उनके कान के पास झुक के कह रहा था, अब्बा, ये आदमी आपसे झूठ बोल रहा है, मेरी बात माने, इसके साथ काम ना करें। कासिम फरीद ने मुस्कुरा के चेहरा उठा के उसे देखा। अब उसका कद उनसे निकलता हुआ था और वो नाखुश नजर आ रहा था। और तुम्हें कैसे मालूम? मैं माहिर हूँ, मुझे मालूम होता है। हल्के से शाने झुकाए उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा। फिर हम वही करेंगे जो माहिर कहता है, क्योंकि हम माहिर का एतबार करते हैं। उन्होंने मुस्कुरा के कहा तो हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो दोनों एक साथ आगे चलने लगे। माहिर ने चेहरा हथेलियों से उठाया। उसकी गुलाबी आंखें अब भी कीली थी।
नजरें सामने बनी खिड़की पे जमी थी, जहां से सूरज की उदय हो रही थी। उनके सुनहरे पान में एक बासी मंजर उभरने लगा। वो एक खूबसूरत और नफीस से घर का लिविंग रूम था। नौजवान माहिर सेंटर टेबल पे कागज फैलाए, सर झुकाए एक स्केच बना रहा था। उसने किचन से आती आवाजों की तरफ से कान लपेट लिए थे। किचन के सामने वो तीनों खड़े थे, एक स्याह घुंघराले बालों वाली खूबसूरत औरत, उसके साथ एक छोटा घुंघराले बालों वाला लड़का जो मुंह फुलाए खड़ा था। वो औरत गुस्से से जोर जोर से हाथ हिलाते हुए अपने सामने खड़े कासिम फरीद से लड़ रही थी। ये तुम्हारा बेटा है कासिम, तुम्हारी गारमेंट फैक्ट्री का मुलाजिम नहीं, जो तुम हर सुबह इसरार करने लग जाते हो कि उसे काम पे लेकर जाओगे। ये एक बच्चा है। माहिर इसकी उम्र का था जब मेरे साथ मार्केट स्टॉल तक जाता था। वो नरमी से गहरी सांस लेकर कह रहे थे। तब तुम एक स्टॉल के मालिक थे कासिम, अब तुम एक फैक्ट्री के मालिक हो। कुछ तो अपने स्टेटस का ख्याल करो। मुझे बीरबल को दुनिया दिखानी और दुनिया सिखानी है, वरना वो कैसे जान पाएगा कि उसके बाप ने ये सफर कहाँ से शुरू किया। मुंह बसूरे खड़े घुंघराले बालों वाले लड़के ने आवाज पे उसे देखा। वो मुस्कुरा के उसे अपने पास बुला रहा था। बीरबल ने माँ बाप को देखा, फिर माहिर को, फिर हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से खिसक के उसके पास चलाया। वो दोनों अभी तक किचन में खड़े बहस कर रहे थे। बीरबल छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ उसके साथ कारपेट पे आके बैठ गया। मुझे फैक्ट्री नहीं जाना, उसने माहिर के करीब होकर शिकायत की। उसने गहरी सांस ली। बीर, तुम्हें मालूम है हमारे अब्बा हमेशा से खुशहाल नहीं थे। वो धीरे दिताने लगा। 60 की दहाई में हमारे दादा के साथ वो इंग्लैंड आए थे और तब से अब तक उन्होंने बहुत सी जॉब्स की हैं। पेट्रोल पंप पे, रेस्टोरेंट में वेटर की, गारमेंट स्टोर पे सेल्समैन की। जानते हो हर जॉब से उन्होंने क्या कमाया है? पैसे। वो मुस्कुराया और उसके नाक को पेन से हल्का सा छुआ। दोस्त, उन्होंने हर जॉब से दोस्त कमाए हैं और आज हमारे अब्बा के पास एक गारमेंट फैक्ट्री है, क्योंकि उनको पीपल स्किल आती है, इंसानों को मैनेज करना। उन्होंने अपने सारे खानदान को कतर और लंदन में सेटल करवा दिया है, क्योंकि लोग अब्बा पे भरोसा करते हैं, उनके कहने पे लोगों को जॉब देते हैं। जानते हो अब्बा के दोस्त चाय खानों के मुलाजमों से लेकर कतर की रॉयल फैमिलीज तक फैले हुए हैं। क्या तुम अब्बा पे भरोसा करके उनकी बात नहीं मान सकते? मगर मैंने नहीं जाना फैक्ट्री। वो मुंह फुला के उसी तरह बोला। तो माहिर ने गहरी सांस ली, फिर एक अफसोस भरी नजर उठा के किचन में खड़े मियाँ बीबी को देखा। वो हनूज बहस कर रहे थे। उसके सर में दर्द होने लगा। मंजर धुएं के मरगोले में गायब हो गया और जब धुंध छटी तो अब एक और मंजर सामने था। वो एक ऑफिस में बैठा था। मेज के पास राबील फरीद बैठी थी, घुंघराले बाल जो जूड़े में लपेटे, गर्दन में हीरो की लड़ी पहने, वो टांग पे टांग जमाए बैठी थी। चेहरा सपाट था। माहिर, मुझे मजबूर मत करो, मैं कासिम के साथ नहीं रह सकती। माँ। वो कुर्सी से उठा और घूम के उसके सामने आया। उसके चेहरे पे बेचैनी और परेशानी थी। माँ प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज। उसने घुटनों के बल माँ के सामने बैठते हुए उसके हाथ थाम लिए। उसकी आंखें नम थी, चेहरे पे मिन्नत थी। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना उसके साथ। आप इस वक्त में उनको कैसे छोड़ के जा सकती हैं, जब उनका ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ है? उनको इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं मजीद उसके साथ नहीं रह सकती। उसने सख्ती से अपने हाथ छुड़ाए। बीरबल क्या करेगा, वो छोटा है, ऐसे मत करें। वो टूटे टूटे अल्फाज में कह रहा था। हमारी फैमिली टूट जाएगी, अब्बा बीमार हैं, उनको मत छोड़ के जाएं। आंसू उसके चेहरे पे फैल रहे थे, लेकिन वो इसी तरह गर्दन अकड़ाए बैठी थी। चेहरे पे अफसोस था, लेकिन फैसला अटल था। वो उठ के चली गई तो वो कितनी ही देर जमीन पे बैठा रहा। फिर एकदम उठा और खिड़की तक आया। वहां एक डिस्प्ले टेबल पे एक सफेद इमारत का मॉडल रखा था। उसने पूरी कुव्वत से मॉडल को धक्का दिया। नन्ही सफेद इमारत धड़ाम से जमीन बोस हो गई, सारे टुकड़े बिखर गए। वो मंजर उस मॉडल की किरचियों के अक्स में गायब हो गया और अब एक नया मंजर सामने आने लगा। एक अपार्टमेंट के अंदर जर्द बत्तियां जली थी। एक बड़ी सी खिड़की थी जिसके बाहर बारिश तेज तेज बरस रही थी। मिटती खिड़की के आगे दो लोग खड़े थे। उनके चेहरे ठीक से दिखाई ना देते थे। एक कोट में मलबूस माही था और दूसरी घुंघराले बालों वाली औरत। तुम एक दफा शम्स से मिलके तो देखो, मैं जानता हूँ शम्स को अच्छी तरह। वो पूरी कुव्वत से चला रहा था। उसका चेहरा सुरख था और आवाज टूटी हुई थी। वो मेरे बाप का मुलाजिम था, आपको उसको मेरे बाप की जगह पे नहीं ला सकती। माहिर, ये मेरी जिंदगी है, मैं ये फैसला कर सकती हूँ।
वो भी जवाबन चिल्लाई थी। मेरे बाप की सर्जरी होनी है मंडे को और आप उसी दिन शादी करने जा रही हैं। मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल दिए उस शख्स को और क्या करूं उसके लिए, खुदारा मुझे अपनी मर्जी से गुजारने दो। वो भी चीख रही थी। अगर आपने शमसुद्दीन से शादी की ना तो मैं आपसे सारी उम्र नहीं मिलूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उसने जोर से मेज पे हाथ मारा। मेज पे रखी सारी चीजें नीचे गिर गईं। एक गुलदान, 3 फूल, 2 गिलास। फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो उसे पीछे से पुकार रही थी लेकिन वो नहीं सुन रहा था। वो बाहर सड़क पे आया तो बारिश पूरी कुव्वत से बरस रही थी। माहिर, पीछे से बीरबल भागता हुआ आया। उसके घुंघराले बाल लंबे थे और पौनी में मुकैयत थे। उसके पैरों में स्लीपर्स थे। वो सुने बगैर फुटपाथ पे चलने लगा। उसके बाल, कपड़े, सब कुछ भीगता गया लेकिन वो नहीं रुका। माँ को करने तो शादी, क्या फर्क पड़ता है। वो भागता हुआ उसके कंधे के करीब आया। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। वो उसकी तरफ घूमा और पूरी कुव्वत से चलाया। अब्बा और माँ की डाइवोर्स को 3 माह हुए हैं और वो अगले ही दिन शादी करने जा रही हैं। इसका मतलब है माँ ऐसे ही अब्बा को इल्जाम देती रही। उन्होंने उस शम्स की वजह से अब्बा से तलाक ली थी। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। नहीं माहिर, बीरबल को इसकी बात पे जैसे अफसोस हुआ। शम्स ने माँ को 2 हफ्ते पहले प्रपोज किया है, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने मुझे खुद बताया है। उसने अफसोस से बीरबल को देखा। माँ एक गलत फैसला करने जा रही है। वो आदमी जो मेरे बाप का बॉडीगार्ड बनके हमारी जिंदगी में आया था वो मेरी माँ को वरगला रहा है। मैंने उसे निकाला था मुलाजमत से क्योंकि मैंने उसकी चोरी पकड़ी थी। उसने उससे बड़ा नकब लगा लिया। माहिर, तुम हर किसी को गलत समझते हो। वो दोनों बारिश में खड़े भीग रहे थे। मैं लोगों के बारे में गलत नहीं होता बीरबल। उस आदमी ने ये पहले दिन से प्लान कर रखा था। वो माँ से शादी माँ की दौलत के लिए कर रहा है, वो दौलत जो अब्बा ने माँ को दी है। तुम जाओ करो शादी में शिरकत, मैं नहीं आऊंगा। मेरा बाप हस्पताल में है, मैं नहीं करूंगा शिरकत और मैं भी अब्बा के पास रहूंगा, मगर माँ को ऐसे ना कहो। रहो तुम अपनी दुनिया में। वो हाथ चला के बकता चकता आगे बढ़ गया। बीरबल बरसती बारिश में तन्हा खड़ा रह गया। बारिश वाली रात आहिस्ता आहिस्ता पानी में घुल के फना हो गई और उसकी जगह एक सुनहरे दिन का मंजर उभरने लगा। वो एक खूबसूरत इंग्लिश कंट्री हाउस का लॉन था। घास पे 2 बेंच आमने सामने नस्ब थे। एक पे माहिर बैठा था, टांग पे टांग जमाए, जीन्स पे पोलो शर्ट पहने। उसका चेहरा पहले से दुबला लग रहा था और आंखों तले हल्के गहरे हो रहे थे। हाथ में एक सिगार था जो सुलग रहा था। उसे लबों में दबा के एक सांस अंदर खींचा और आंखें बंद की। धुएं के मरगोले हवा में बुलंद हुए। आंखें खोली तो देखा धुएं के बादलों के पार सारा खड़ी थी। हैंडबैग कोहनी से लटकाए वो हमेशा की तरह सजी संवरी हुई थी। ऊंची स्कर्ट, लॉन्ग बूट्स, शानों पे फैले बाल। वो सिर्फ अफसोस से देख रही थी। तुम्हें मालूम है कासिम ताया को तुम्हारी ये नई एडिक्शन कितनी बुरी लगती है। वो नाखुशी से कहते हुए उसके सामने बैठी थी। माहिर ने सिगार वाला हाथ सामने किया और उलट पलट के उसे देखा। ये मेरी महबूबा है, इसको मैं अब्बा के कहने पे भी नहीं छोड़ सकता। शान ने झुका के फिर से लबों से लगा लिया। ज़ारा ने गौर से उसे देखा। मुझे मालूम है तुम सुबह से यहाँ बैठे क्यों स्मोकिंग कर रहे हो। वो उसे गौर से देखते हुए कह रही थी। बीरबल ने बताया है मुझे, अब तुम दोनों भाइयों की एक बहन भी दुनिया में आ चुकी है। वो शम्स की बेटी है, मेरी कुछ नहीं लगती। वो तलख हुआ, जबड़ा तक भींच गया। ले अपनी माँ से मिला था 4 माह पहले, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने गया था। वो कंपनी की शेयर होल्डर है। हाँ, लेकिन माहिर कभी ऐसे ही मिल लिया करो जैसे बीरबल मिलता है। वो तुम्हें कितना बुलाती हैं डिनर्स पे, तुम्हारी सालगिरह पे तुम नहीं जाते। मैं लोगों के पीछे नहीं जाया करता, मेरे सामने उनका जिक्र मत किया करो। वो बुरी आंखें दूर सबसे पे जमाए हुए था। देखो कासिम अंकल का ट्यूमर भी ठीक हो गया, मंजियम्मा था वो, अब वो भी सेट है। वो कहेंगे तब भी नहीं जाओगे अपनी बहन को देखने। कहा ना वो शम्स की बेटी है। वो उठ खड़ा हुआ, सिगार हाथ में था। उसका नाम हलाल है। ज़ारा ने पीछे से पुकारा। वो नहीं पलटा, बस एक नजर उठा के आसमान को देखा। हलाल 2 रोज पहले लंदन के आसमान पे चांद कमान की सूरत में उभरा था, हलाल जैसा। फिर उसने सर झटका। वो उसकी माँ की बेवफाई की निशानी थी। उससे कोई सरोकार नहीं था। अगर कुछ महसूस हुआ था तो नफरत थी। सिगार का एक और कश भरा तो सारा मंजर उसके धुएं से धुंधला गया। धुआं छटा तो एक और याद सामने चलने लगी। वो अपने कमरे में बैठा वक्त टेबल पे लैपटॉप के सामने तेज तेज टाइप कर रहा था। एक हाथ में सिगार था। हुई उसने बेध्यानी में यस कहा।
दरवाजा खुलने की आवाज आई, फिर खामोशी। माही ने गर्दन मोड़ के देखा। कासिम फरीद चौखट पे खड़े थे। एक तासुब भरी नजर उसके हाथ पे डाली। उसने तेजी से सिगार नीचे किया। अंगारे ने उसकी उंगली के पूरे पोरे को छुआ। की आवाज लबों से निकली, मगर तब तक वो अफसोस से सर झटके जा चुके थे। उसने गुस्से से सिगार मसला, मुट्ठी बींची, फिर तेजी से उनके पीछे गया। कुछ देर बाद वो दोनों किचन में खड़े थे। वो बर्नर के साथ खड़े कावा बना रहे थे और वो खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। कितनी पीते हो एक दिन में? 2 या 3, उसने साफ कोई से जवाब दिया। वो सर झुकाए प्याली में कावा उंडेलने लगे। तुम्हें खा जाएगी ये। नहीं छोड़ सकता अब्बा। उसने हल्के से शाने झुकाए। वो ऐसे बातें नहीं करता था जिन्हें पूरा ना कर सके। सिगरेट इंसान को। सिगरेट नहीं है ये। उसने बात काटी। मुझे भी नफरत है सिगरेट से, उसके धुएं से। ये सिगार है। बहुत दफा की बताई हुई बात दोहराई, लेकिन उन्होंने सर अफसोस से झटका। अपनी माँ से मिल लिया करो। तुम्हारी बहन की दूसरी सालगिरह थी, उसने तुम्हें बुलाया, तुम नहीं गए। वो मेरी बहन नहीं है। कासिम फरीद ने दोनों प्यालियां ट्रे में रखी और आंखें उठा के उसको देखा, फिर झुर्रियों ज़दा चेहरे के साथ मुस्कुराए। अब वो ज़ईफ नजर आते थे। वो तुम्हारी बहन है। एक वक्त आएगा जब मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा, और ना ही तुम्हारी माँ। हम दोनों को चले जाने से सारे शिकवे खत्म हो जाएंगे। फिर तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत होगी। वो मेरी बहन नहीं है। उसने एक प्याली उठाई और वो दोनों साथ साथ लाउंज में आए। तुमने इरशाद को कंपनी से क्यों निकाल दिया माहिर? मुझे तुम्हारा यूं गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता। वो मेरा स्टाफ है अब्बा। वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ के बारे में बात कर रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हर स्टाफ अपने बास की बुराई करता है। किस किस पे गुस्सा करोगे? किस किस की जुबान बंद करोगे? जिस जिसकी कर सका। वो सर झटके आगे बढ़ गया। जब से माँ ने उनको छोड़ा था, उसके अंदर बहुत सा गुस्सा जमा था। वो अफसोस उसे जाते देखते रहे। फिर उन्होंने शक्कर की डली प्याली में डाली। वो कहवे में घुलती चली गई और सारे मंजर को अपने साथ घोल के ले गई। अब के जो मंजर सामने आया वो अस्पताल के कॉरिडोर का था। वो संगी बेंच पे खामोश बैठा था। शल उसके साथ बीरबल बैठा था। उसके घुंघराले बाल कस के कोनी में बंधे थे और पैरों में जोगर्स थे। 7 साल अब्बा ठीक रहे, फिर अचानक से क्यों उनका ट्यूमर इतना बढ़ गया और हमें पता ही नहीं चला। बीरबल शल सा सामने दीवार को देख रहा था। वो ठीक हो जाएंगे, हम इलाज करवाएंगे। उनकी टाल लग रहा था, आंखें जब्त से गुलाबी हो रही थी। फिर वो उठा और सामने कॉरिडोर में लगा दरवाजा खोला। अंदर बेड पे अब्बा लेटे थे, रहीब, कमजोर, सर बालों से साफ था, जिसमें बहुत सी नालियां लगी थी। वो नीमा आंखों से उसे देख रहे थे। वो उनके साथ बैठा और उनके हाथ थाम लिए। उसकी आंखें गीली थी। माहिर, उन्होंने मध्यम आवाज में उसे पुकारा। वो मजीद उनकी तरफ झुका। स्मोकिंग छोड़ दो बेटे, ये तुम्हें खा जाएगी। उसने असबात में सर हिला दिया। आंख से आंसू निकला। उन्होंने आंखें बंद कर ली और नींद में चले गए। आजकल उनकी यही कैफियत है। तुम्हारे अब्बा को गिलाउमा है। वो आवाज की तरफ मुड़ा। एक मेडिकल प्रोफेशनल के साथ मालिक खड़ा था। सूट में मलबूस, गमसदा लगता था। उसके बाल मुकम्मल सफेद ना थे, स्याह सफेद खिचड़ी सतह से थे। वो दोनों बाहर निकल आए। अस्पताल के गार्डन में साथ साथ चलने लगे। ये एक छोटा सा म्यूजियम था। अब्बा की सर्जरी हुई, उन्होंने 7 बरस बहुत अच्छे से गुजारे, फिर ये ग्लायोमा कैसे बना? वो उलझन से कह रहा था। मालिक ने हल्के से कंधे उचकाए। अल्लाह के काम है, कोई नहीं समझ पा रहा। ये एक रेयर केस है। उसने जेब से सिगार निकाला और कपकपाते हाथों से लबों में डाला और उसके दाने को नम किया। फिर एक ब्यूटेन लाइटर निकाला। उसमें माहिर फरीद का नंदा था। मालिक ने अफसोस से देखा। तुमने अंदर अपने बाप से वादा किया, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। सिगार मुंह से निकाल के वो उसके दूसरे किनारे को घुमाते हुए लाइटर से सुलगाने लगा। उसके हाथ महारत से काम कर रहे थे। शम्स और रबील मिलने आना चाहते हैं। उसने कुछ नहीं कहा, सिगार लबों में दबाए। वो उसका दूसरा दाना घुमाते हुए लाइटर से उसे मजीद सुलगा रहा था, यहाँ तक कि उसका दाना बराबर जलने लगा। उनको मना मत करना, तुम चाहो तो इस वक्त यहाँ से चले जाना, वो धीरे से समझाते हुए कह रहा था। नहीं, मैं यही हूँगा, वो आ सकते हैं, उसने कश लेते हुए कहा और फिर सिगार लबों से निकाला। धुआं उठता गया। लेकिन वो अपनी बच्ची को साथ नहीं लाएंगे, मैं उसको नहीं देख सकता। उसका अंदाज हतमी था।
زیادہ دیر نہیں گزری جب وہ ہسپتال کے روم کے باہر کوریڈور میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں دیوار پہ جمی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ دونوں باہر نکلے۔ سیاہ لمبے کوٹ والی ربیع اور اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر مرد، وہ مرد جو آج بھی اس کے باپ کا ملازم لگتا تھا۔ دونوں کی نگاہ ملی۔ ماہی نے آج نگاہ نہیں پھیری، بس سر کو جنبش دی۔ ربیع نے بھیگی آنکھوں سے سر ہلایا۔ وہ اس عورت سے مختلف تھی جس نے ان کے باپ کو چھوڑا تھا۔ وہ بدل گئی تھی، نہ جانے کس طرح۔ اس نے غور نہیں کیا، بس منہ پھیر لیا۔ کنکھیوں سے محسوس ہوا کہ وہ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔